आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के ध्वनियों में पारस्परिक अंतर के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है ध्वनियों में पारस्परिक अंतर। ध्वनियों में पारस्परिक अंतर। पारस्परिक का मतलब आपस में जो सामान्य सा अंतर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें अंतर क्या है। और देखिए, ये यूपी टेट के सिलेबस में है, इसलिए इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्वनियों में पारस्परिक अंतर क्या है, वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और इस अंतर को हम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उच्चारण के आधार पर क्या अंतर है और उन वर्णों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, वे ध्वनियाँ हैं शा, शा, सा, बा, वा, डा, ढा, ड़ा, ढ़ा, छा, छ और अणा और ना। ये ध्वनियाँ हैं जिनमें कि हमारा थोड़ा थोड़ा सा अंतर है उच्चारण के आधार पर। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, शा जो है ये तालव्य शा है, ऊष्ण वर्ण है और तालव्य शा इसको कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान है तालु। जब हम उच्चारित करते हैं शा तो हमारी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है, तब इसका उच्चारण होता है शा। और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग वर्ण के प्रारंभ में होता है। विदेशी भाषाओं में भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे अरबी फारसी के शब्दों में, जैसे शरारत, शराफत। ये हिंदी के शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है शुभ, शंकर, शलजम, शुभ्रा, शुभ्रा। इस तरह के शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो यहाँ पर शा का उच्चारण होता है। इसे तालव्य शा कहते हैं। ये जो हमारे 4 ऊष्म वर्ण हैं, संघर्षी व्यंजन है, उसमें का एक शब्द है, प्रारंभिक शब्द है, प्रारंभिक वर्ण है, जिससे अनेक शब्द बनते हैं। और इसका प्रयोग कहीं कहीं बीच में भी आता है, जैसे हम लिखते हैं दृश्य, तो ये देखिए दृश्य आधे शा में भी प्रयोग होता है। इसको आधा शा बोलते हैं क्योंकि खड़ी पाई नहीं लगाई गई है, तो ये आधा शा है, यानी कि ये स्वर रहित है। अब देखिए सा जो है मूर्धन्य सा इसको कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। मूर्धन्य, मूर्धन्य शा इसको कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। मूर्धा कौन सा स्थान होता है? जब हमारी जीभ जो है वो जबड़े के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, तो उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये मूर्धन्य शा कहलाता है। इसका प्रयोग प्रारंभ में भी होता है और बीच में भी होता है, जैसे षटकोण, षटभुज, षटभुज यानी जिसमें 6 भुजाएं हों, तो ये हमारा मूर्धन्य हो गया। इसी तरह से और शब्द हम लिखते हैं, इसका आधे में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखा गया दृष्टि, तो यहाँ पर देखिए आधा शा का प्रयोग किया गया है, यानी कि
स्वर रहित है। और दृष्टि, तो यहाँ बीच में इसका प्रयोग किया गया है। दुष्ट, इस तरह के जो शब्द हैं। अब देखिए सा, ये एक सामान्य व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन का तीसरा वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य, यानी कि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के प्रारंभ में, मध्य में और बाद में भी किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा सज्जन, सज्जन, सुधार। आधा सा में भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्वागत, स्वजन, दास। अब यहाँ देखिए अंत में आ गया, तो सामान्य वर्ण है और इसका प्रयोग जीभ जब हम उच्चारित करते हैं तो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत सा कहते हैं। अब देखिए बा, बा जो है ये, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये प वर्ग का वर्ण है, ओष्ठ, उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पा वर्ग का वर्ण है। इसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में भी करते हैं और फारसी के शब्दों में भी हुआ है और हमारे हिंदी के शब्दों में भी होता है। इसका प्रयोग कहीं कहीं पर जो है वो नकारात्मकता के लिए किया गया है, कहीं कहीं पर सकारात्मकता के लिए किया गया है। अब इसको हम देखते हैं कहाँ कैसे इस्तेमाल किया गया है, कहाँ कैसे इसका प्रयोग किया गया। बा, जैसे बंधन, अब ये तो सीधा सा हमारा हिंदी का शब्द है बंधन। फिर बोला गया बेदर्द, बेमतलब, बेमतलब। अब यानी कि अनावश्यक जो है, बेमतलब का अर्थ हुआ अनावश्यक। अब यहाँ पे उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। बाइज्जत, अब देखिए यहाँ पे सकारात्मकता के लिए प्रयोग किया गया है। बाइज्जत, इसका मतलब हुआ कि इज्जत के साथ या सम्मान के साथ हम कोई कार्य करें, उसको जो है बाइज्जत। और बहुत सारे शब्द हैं, बांस हो गया, जैसे बंसी हो गया, बांस, बहार, बयार। बयार का मतलब हवा होता है, बहार का मतलब खुशहाली होता है। उसके बाद देखिए वाह, वाह जो है हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला में एक ही ऐसा वर्ण है जिसको दंतोष्ठ से उच्चारित किया जाता है, यानी कि इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लिया जाता है। केवल एक ही वर्ण है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, यानी कि केवल इसका प्रयोग। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन का वर्ण है, तीसरा वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और वा। य, र, ल, वा, ये चौथा वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन का चौथा वर्ण है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए जैसे अब देखिए यहाँ हमने बांस लिखा है, इसी तरह एक शब्द हमारा, इसको अर्थ हम बताते हैं आपको। बास, बास का अर्थ होता है रहना या निवास करना, और यहाँ पे हमने लिखा वास, तो वास का मतलब होता है दुर्गंध, दुर्गंध आना, वास। वंशी, वंशी, वायु, वाहन। अब देखिए वाहन, वाहन का मतलब होता है खर्च करना, वाहन। और बहन का मतलब होता है बहन, यानी कि सिस्टर। जहाँ बा हो जाएगा वहाँ मतलब बहन से हो गया, जैसे सिस्टर हम कहते हैं अपनी बहन को। और वाहन, वाहन मतलब उठाना, जैसे कहते हैं इसका खर्च वहन कर रहे हैं, यानी कि इसका खर्च हम उठा रहे हैं। ठीक है। अब डा जो है, डा से कौन कौन से शब्द बनते हैं। डा का उच्चारण स्थान मूर्धा है,
ये ट वर्ग का व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट वर्ग का व्यंजन है। ये प्रारंभ में अधिक प्रयोग होता है, जैसे डलिया, डाकिया, डाका, डाकू। तो इस तरह देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि इसका प्रयोग जो है अधिकतर वर्ण के शुरुआत में ही होता है। उसके बाद देखिए ढा, ढा से ढा भी जो है ये उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है। ढा का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। ये भी ट वर्ग का वर्ण है और ये जो है बीच में बहुत कम एकाध शब्द कहीं प्रयोग होगा, नहीं तो वर्ण के प्रारंभ में ही प्रयोग किया जाता है। वर्ण के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे ढक्कन, ढक्कन, ढकना। ढकना का मतलब क्या हुआ? ढका जाने वाला। ढाका, ढाक। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ये वर्ण के प्रारंभ में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन है ये दोनों। कौन से? ढ़ और ढ़ा। और इनका भी उच्चारण स्थान ढ़ और ढ़ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं ये। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इससे कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है। कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है। वर्ण के हमेशा शब्दों में किसी न किसी वर्ण के बाद में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे बड़ा हो गया, पड़ा हो गया, खाड़ी हो गया। इस तरह से जो है पेड़, तो इसका प्रयोग हमने कहाँ पे किया? हमेशा अक्षर के बाद में, यानी कि ड़ से कोई वर्ण शुरू नहीं होता है। र वर्ण से कोई अक्षर शुरू नहीं होता है, कोई शब्द शुरू नहीं होता है, कोई भी शब्द ड़ से नहीं बनता है। इसी तरह ढ़ा, ढ़ा से क्या हुआ? पढ़ता, बढ़ता, चढ़ता, पढ़ता, बढ़ता, चढ़ता, चढ़ना, चढ़। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये वर्ण भी जो है, ढ़ जो है, ये हमेशा अक्षर, एक अक्षर के या दो अक्षर के बाद ही आएगा। कुल मिला के ये जो है, इससे कोई भी अक्षर शुरू नहीं होगा। अक्षर यानी कि शब्द, अक्षर नहीं कह, अक्षर का मतलब वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शब्द जो है ढ़ से शुरू नहीं होगा और ढ़ से शुरू नहीं होगा। कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं होगा, ढ़ और ढ़ से। ये हमेशा शब्दों में किसी न किसी वर्ण के बाद ही आते हैं। अब देखिए श, ये एक स्वतंत्र व्यंजन है, च वर्ग का व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान जो है वो ताल हुआ है। तो छ जो है ये, इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। तालु से उच्चारित करते हैं हम। च, छ, ज, ये सब जो है तालु वाले वर्ण हैं। अब देखते हैं इसको हम कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। वर्ण के, इस वर्ण का प्रयोग, छ वर्ण का प्रयोग शब्दों में पहले स्थान पर आता है, यानी कि शब्दों के प्रारंभ में आता है। जैसे छाता, छतरी, छौंकना। तो ये जो है हम देख रहे हैं
कि शब्द छ वर्ण का प्रयोग जो है शब्दों के प्रारंभ में आया है। उसके बाद देखें जो है श, ये जो है संयुक्ताक्षर है। क्या है ये? संयुक्ताक्षर है। छ जो है ये है संयुक्ताक्षर। अब छ का प्रयोग कहाँ होता है? ये किसके योग से बना है? क प्लस श के योग से बना हुआ वर्ण छ है। तो इसका प्रयोग प्रारंभ में आता है और बीच में भी कहीं कहीं आया है, जैसे क्षमा, क्षम्य, क्षत्रिय, इस तरह से। तो ये जो है वर्ण के प्रारंभ में श का प्रयोग आया है। कक्षा, देखिए कक्षा में जो है ये बाद में लिखा गया है। कक्षा, कक्षा में बाद में लिखा गया है। उसके बाद देखिए णा, णा जो है ये पक्ष जो हमारे पंचवर्गीय व्यंजन है उसका पंचमा अक्षर है। क्या है? पंचमा अक्षर। ट वर्ण का, ट वर्ग का अक्षर है, ये है पंचमाक्षर, यानी कि पांचवा अक्षर। जो स्पर्शी व्यंजन है उसका ये पांचवा अक्षर है। अब देखते हैं आगे उसका प्रयोग कहाँ होता है। ये कभी भी शब्दों के प्रारंभ में नहीं आता है। जैसे प्रारंभ में नहीं आएगा प्रमाण, परिणाम, परित्राण, इस तरह से बाद में और बीच में आएगा, लेकिन कभी जो है शब्दों के प्रारंभ में ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ना जो है ये भी एक स्वतंत्र व्यंजन है, ता वर्ग का व्यंजन है। इसका जो है उच्चारण स्थान है हमारा दंत्य और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, क्योंकि ट वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ना का प्रयोग जो है ये नासिक के व्यंजन भी कहलाता है। ना का प्रयोग प्रत्येक स्थान पर होता है, जैसे शब्दों के प्रारंभ में, मध्य में और बाद में। प्रारंभ में जैसे हमने लिखा नाग, नाच, तो यहाँ पे शब्दों के प्रारंभ में आ गया। इसी तरह से हमने लिखा मानक, अब यहाँ बीच में आ गया। फिर हमने लिखा मान, तो यहाँ पे अंत में आ गया। तो इस तरह से हमने जाना कि किन वर्णों में जो थोड़ा बहुत उच्चारण में अंतर है उसके विषय में हमने जाना कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और ये किस प्रकार से किस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब ध्वनियों में पारस्परिक अंतर जो है, थोड़ा बहुत अंतर है। पारस्परिक का मतलब आपस में, उस अंतर के बारे में हमने इस पूरे वीडियो में समझा है और समझने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप जब परीक्षा देंगे वहाँ पर जो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, आप उनका उत्तर बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।